वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस शो के सेगमेंट में अभी हम बात करने जा रहे हैं लाहौर शहर और यहाँ पर वॉल सिटी, जो कि एसेंस है और बहुत खूबसूरती ऑब्वियसली लाहौर की इससे उजागर होती है। और आपको एक वो पुराने वाले लाहौर की एक फ़ील जो है वो एक्चुअली में आपको आती है जब आप वॉल सिटी जाते हैं। सो लाहौर की इस वक्त जो तारीख़ी इमारतें हैं, जो 12 दरवाज़े हैं, उनकी बहाली के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ इक़दामात किए जा रहे हैं। इस हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने भी रिसेंटली एक ऐलान किया था। सो इन सब की बहाली के लिए इस वक्त वर्ल्ड सिटी क्या करने जा रहा है, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है और अल्टीमेटली किस तरह से इन चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा, और इस सब में जो स्टेक होल्डर्स हैं और कम्युनिटी, उनकी कोलैबोरेशन किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डीजी वर्ल्ड सिटी लाहौर कामरान लाशारी साहब शो में मौजूद हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये कि जो इस वक्त तारीख़ी इमारतें हैं और जिन पर वर्ल्ड सिटी इस वक्त काम कर रहा है, वो कौन कौन सी इमारतें हैं जिनको फ़ाल बनाने के लिए या जिनकी रेनोवेशन के लिए आप लोग इस वक्त मुतहर्रिक हैं, और क्या क्या काम किया जा रहा है? एक तो अंदरून लाहौर में अब हम भाटी गेट पे काम करना शुरू हुए हैं। जब मैं भाटी गेट कह रहा हूँ तो उसकी अंदर जितना कम्युनिटी एरिया है, कोई 1000 से ज़्यादा इमारतें हैं, दुकानें और मकान और गलियाँ मोहल्ले, जिनको हम अब ठीक करना शुरू हुए हैं। ये लास्ट वीक इस पे काम शुरू हुआ है और आज से 2-3 माह बाद टकसाली साइड पे भी इसी तरह काम शुरू होगा। लेकिन मैं ये भी ज़िक्र करूं कि जैसे आपने बताया, वज़ीर आला पंजाब ने 12 दरवाज़े जो लाहौर के तारीख़ी हैं, इनको बहाल करने का हुक्म किया है। तो उस पर हम जो 6 मौजूद हैं और 6 जो हैं वो नहीं हैं, तो मनहदम हो गए, ख़त्म हो गए। जो मौजूद हैं उन पर तो काम अगले 10-15 दिन में शुरू होने लगा है। उसके फ़ंड्स अब मुहैया हुए हैं और वहाँ से थोड़ी बहुत कहीं इंक्रोचमेंट है, उसको भी हटाया जाएगा। उनको ठीक और मुस्तहकम करके उनको रोशन भी किया जाएगा और फिर कुछ इस तरह से कंट्रोल किया जाएगा कि उसके करीब तर कोई नई तजाज़ुवात ना हो सके। लेकिन जो नहीं है मौजूद, ये अंग्रेज़ों ने किसी ज़माने में ख़त्म कर दिए थे, तो अब हम उनको रिसर्च कर रहे हैं और कैम्ब्रिज में और मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों से हमारे राब्ते हैं। उम्मीद है कि हमें सही जो तस्वीर है उसकी वो मिल जाएगी, तो हम उस पर भी कोई 2-3 माह तक काम शुरू करेंगे। लेकिन अंदरून लाहौर के अंदर भी हमारा एक फ़ेज़ 4 है, जहां आजकल हम काम कर रहे हैं। कश्मीरी बाज़ार, डब्बी बाज़ार, ये रंग महल के करीब हैं। तो जब हम काम करते हैं कि लोगों को समझ नहीं आती कि व्हाट डू दे मीन व्हेन दे से कि हम बहाली कर रहे हैं, ठीक। तो उसके 2 कंपोनेंट्स हैं मेनली। पहली बात तो ये है कि हम सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करते हैं, सिर्फ उसकी जो फसाड है वो नहीं, बल्कि तारें और खंबे भी ज़मीन दोज़ होते हैं, जो कि आज तक शहर के बहुत सारी जगहों पर MM आलम रोड पर नहीं हुए। तो वो इन महलों के वो किए जाते हैं। फिर नया सीवरेज, नया ड्रेनेज, ये कुछ 100 साल बाद चेंज हो रहा है। अच्छा, वो सारा नया किया जाता है। तो एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि वहाँ के जो रहायशी हैं, मुकामी हैं, उनको भी इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा डायरेक्टली मिले। बिल्कुल ठीक। तो दूसरा फिर ये है कि उनकी जो ज़ाहिरी शक्ल है उसको यकसानियत लानी, उसमें कोई बेहतरी और ख़ूबसूरती लानी। अच्छा, एक देखें, वर्ल्ड सिटी ऑब्वियसली इसका ये कुछ अरसे से नाम, कुछ सालों से वर्ल्ड सिटी मतलब इसको दिया गया। उससे पहले अगर हम ये देखें तो वहाँ पर जो शॉपिंग की गर्ज से लोग आते थे या इस तरह, वो करीब करीब के उनके वो शुमाली लाहौर से लोग आ गए, शॉपिंग किया इस तरह। अब मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग जो पोश इलाकों में रहते हैं वो भी बड़ी खुशी से वर्ल्ड सिटी जाते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। मेन रीज़न ये है कि वो वाकई वो बहाली की गई उन जगहों की, रिस्टोर किया गया। फिर वहाँ पे फूड स्ट्रीट एक अट्रैक्शन बहुत बड़ी है। फिर वो जो लाहौर की साइट सीइंग बसेस, उनका बहुत किरदार था। लेकिन जब आप दरवाज़ों की बात करते हैं, जैसे शेरावाला गेट हो गया, जैसे लोहारी गेट हो गया, इनकी किस तरह से बहाली की जाएगी? क्योंकि लोहारी में बहुत सी तजावुज़ात तो है, वहाँ पर लोगों की दुकानें भी हैं। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ कि वर्ल्ड सिटी वहाँ पर हम जाएंगे, वहाँ मज़ा आएगा, वहाँ चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, लोहारी में क्या अट्रैक्शन होगी? तो वो आपने क्या सोचा है कि पब्लिक अट्रैक्शन को कैसे ग्रैब किया जाएगा? उसके लिए व्हाट डू यू हैव इन योर माइंड? देखिए, दिल्ली दरवाज़ा उसका सबसे बड़ा नमूना है।
जो हमने मॉडल उधर क्रिएट किया है वही हम रेप्लिकेट करेंगे दूसरी जगहों पर भी। सही। और वो मॉडल क्या है, अब दिल्ली दरवाजे में अब पहली दफ़ा एक ऑर्गेनाइज स्ट्रीट टूरिज़्म का इनेकाद हो चुका है। वहाँ रंगीले रक्शे मिलते हैं, आपको गाइड्स मिलते हैं, आपको स्ट्रीट परफॉर्मर मिलते हैं, बैठके हैं, गलियाँ ऐसी जैसे गली सुरजन सिंह बहुत मशहूर हुई है, सबील वाली गली है। सो कंडक्टेड टूर्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स बीच में आते हैं जैसे शाही हमाम है, उसको बहाल करके वो टूरिज़्म के लिए लोगों ने लिखा है। विलियम डार्लपल लिखता है कि दिस इज़ द बेस्ट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट आई हैव सीन इन द होल ऑफ साउथ एशिया। सो इसी तरह जो चौक वज़ीर खान है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होकर सामने आ रहा है। वहाँ क्राफ्ट्स की और सोवेनियर शॉप्स हमने डेवलप की हैं। सो इट्स ए कंप्लीट स्ट्रीट टूरिज़्म, लेकिन है वो एक महदूद एरिया, कोई में बहुत बड़ा एरिया नहीं है। यही मॉडल हम मुख्तलिफ़ जगहों पर रेप्लिकेट, जैसे लोहारी होगा, भाटी होगा, तो कई जगहों पर इसकी गुंजाइश ज़्यादा है। Do we expect a new food street over there? नॉट रियली, फूड स्ट्रीट तो उधर है जहाँ है, लेकिन स्मॉल इनक्लेव। क्योंकि ये जो जगह हैं वो अपने जी, जी। खानों के हवाले से भी बहुत जी, ज़्यादा जी, मशहूर जी, है ना। सो असल खेल यही है, चाहे वो खाने की जगह हो या कोई पहनने की, कोई क्राफ्ट्स की, कि उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए, साफ़ सुथरा किया जाए, उसको प्रेजेंटेबल बनाया जाए। हमारे पुराने विरसे में बहुत गुंजाइश है, बहुत जामिया है, बहुत पुराना है, लेकिन बड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड है। उसको एक तरतीब से, तमीज़ से, तहज़ीब से पेश करना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो वो किसी हद तक हम कामयाब हुए हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ दिल्ली दरवाजे साइड की, और इवन फोर्ट रोड, ये जो जहाँ पर अब ये बहुत सारे अंदाज़ और हवेली तर्ज के रेस्टोरेंट, कुकूज़ ये जो बने हुए हैं, तो वहाँ लोग भी बहुत शौक़ से जाते हैं, क्योंकि जो भी लाहौर आता है उसकी असल पहचान लाहौर की वो DH गुलबर्ग नहीं है, वो असल अंदरून लाहौर है, अंदरून लाहौर है, और तारीख़ी मकामात हैं। तो वो खुशी से वहाँ जाते हैं। वहाँ अब हमने पूरा फोर्ट और हजूरी बाग, ये सारे एरियाज़ को लाइट अप कर दिया है। हर वीकेंड पे 2 दिन जो है वहाँ पर हिस्ट्री बाय नाइट का टूर होता है, वो बहुत मशहूर हुआ है। हालांकि उसकी टिकट है 1200 रुपया, लेकिन पीपल आर लविंग इट, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं और कंडक्टेड टूर है। सो और इसमें अब बहुत सारी नई चीज़ें भी, जैसे अब लाहौर फोर्ट में किसी ने नहीं सुना होगा कि वहाँ पर खड़क सिंह हवेली है। खड़क सिंह वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ रंजीत सिंह। तो वो कोई आर्कियोलॉजी के दफातर बने रहे और कुछ स्टोर बना रहा, उसको अब हमने खाली कराया है, उसको दोबारा बहाल करने लगे हैं। अगले चंद माह में आप देखेंगे कि वो एक रेजिडेंसी, रॉयल रेजिडेंसी के तौर पे खड़क सिंह की हवेली। अच्छा, जब ये आप लोग रेस्टोरेशन का काम कर रहे होते हैं, या अभी आपने की लिस्ट पे और भी बहुत सी जगह हैं या जो मुख्तलिफ दरवाजे, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज या हर्डल क्या होता है? या जब आप लोगों ने वॉल्ड सिटी भी किया, जो दिल्ली गेट है, और वहाँ पर तजावुज़ात बहुत ज़्यादा थी, तो ऑब्वियसली लोगों की जानिब से भी एक रेजिस्टेंस तो आता होगा। सो तब क्या हर्डल्स थे, या अभी इस तरह के काम करते हुए सबसे बड़ा हर्डल और चैलेंज क्या आता है, फिर उसको एड्रेस कैसे किया जाता है? देखिए, मॉन्यूमेंट्स में काम करना निस्बतन आसान है। अगर आपके पास पैसा है और एक्सपर्टीज़ है तो आप शालीमार को भी ठीक कर सकते हैं, फोर्ट को कर सकते हैं। लेकिन अंदरून लाहौर जैसी जगहों पे जो कम्युनिटी एरियाज़ हैं, वहाँ पर चाहे कितना पैसा हो, एक्सपर्टीज़, जब तक आपका कम्युनिटी से एक क्या कहना चाहिए, इल्हाक नहीं है, एक कोलैबोरेशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप कोई ज़्यादा काम नहीं कर सकते। वो घर से घर जुड़ा हुआ है, दुकान साथ मिली हुई है। तो वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद द पीपल ऑफ द वॉल्ड सिटी। हमारी CBOs, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, हर मोहल्ले के लिए अलहदा है। हमारे लड़के लड़कियां उनके घर, वहाँ पर आज ये पहली दफ़ा मैंने टर्म सुनी कि अगर आपने काम शुरू करना है तो पहले सोशल क्लियरेंस चाहिए। अच्छा। तो आप हाथ नहीं, हालांकि हम पैसे लगा रहे हैं, जगह उनकी है, लेकिन पहले उनसे अंडरस्टैंडिंग, क्लियरेंस, क्योंकि पूछते हैं कितने दिन आपने काम करना है, हमने तो आपको बुलाया नहीं, आप हमारा रास्ता रोक रहे हैं, हमारा कारोबार ख़राब हो रहा है, हमारे गुज़रगाह जो है बच्चों, तो वी टेल देम कि अच्छा ये गली खोदने लगे हैं, इनको 4 महीने लगेंगे। वो कहते हैं नहीं 3 महीने लगने चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं जिसमें हमें एक दूसरे से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है।
और फिर उसको बना भी लें तो मेंटेन करने के लिए फिर कम्युनिटी की ज़रूरत है। अगर वो गंद डालते जाएं, ख़राब करते जाएं बनी बनाई चीज़ भी, तो सो इसमें ये भी चैलेंजेस तो ये हैं चैलेंजेस बहरहाल, हैं, हाँ। बिल्कुल ये। और फिर वहाँ पे वो जो अंदरून लाहौर के सराउंडिंग्स, अगर हम ट्रैफिक की सूरत हाल की बात करें, मेरे ख्याल में लाहौर की बदतरीन ट्रैफिक जो है वो हमें वहाँ देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली ये भी बहुत से टूरिस्ट को जी शायद रोक के रखती हो। सो ये बिल्कुल। चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म लेकिन प्लान ये में है? बहुत बड़ा चैलेंज, बाहर के मुल्कों में हम जाते हैं, इसी तरह के जो ओल्ड टाउन्स हैं, देर ऑल वॉकिंग एरियाज़। हुँ। उनमें कोई गाड़ियाँ स्कूटर चीज़ें नहीं होती हैं, होती भी हैं तो बहुत कुछ सुबह सुबह को रात को। तो इधर तो गुज़रना जो है मुहाल है, और इस कदर रश, और चूँकि ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल बन चुकी हैं जगह, यहाँ पे सबसे बड़ी मंडियाँ हैं पाकिस्तान की जो एक छोटे से अंदरून लाहौर के अंदर हैं। बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म में तो ये है कि वो मंडियाँ मुंतकिल हों। हमने कह रखा है कि जो लाहौर का ग्रेटर मास्टर प्लान है उसके लिए, लेकिन फ़िलहाल अच्छा, हम। ये जो अंदर बाज़ार और मंडियाँ हैं, जैसे स्पाइस मार्केट जी है जी पूरी, बहुत ये जी, शिफ्ट हो जाएँगी तो ये फिर तो वो फिर असल एसेंस तो वो भी दैट्स चीज़ें हैं राइट, ना? फिर वो, लेकिन वो किसी को बड़े फ़ैसले करने की ज़रूरत है। और आज़म क्लॉथ मार्केट है, शालमी सारा आप देखें आप, ये अकबरी मंडी, स्पाइस रंग महल मार्केट, रंग बाज़ार। महल, लेदर मार्केट, हुँ। रंग महल। सो इतनी, और इनमें इतने गोदाम और इतनी सी बड़ी कारोबार है कि आपके तसव्वुर से आज़म क्लॉथ मार्केट में अभी तक समझ नहीं आती। वो कहता है 15,000 दुकान है, कोई कहता है 20,000 है। इतनी सी जगह में आप गुम हो जाते हैं अंदर जा। हुँ। सो माय पॉइंट इज़ कि वो वहाँ पर इसलिए आमदोरफ्त रश इतना ज़्यादा है। हमने कुछ एरिया में, यही जो रॉयल ट्रेल जिसे हम कहते हैं दिल्ली दरवाजे वाली साइड, इसमें इसको मिनिमाइज़ किया है। मोटरसाइकिल अभी तक काबू नहीं आए, बाकी गाड़ियों को हमने क्लियर कर लिया है। अब हम अंडरग्राउंड पार्किंग भी कई जगहों पर प्रपोज़ कर रहे हैं अच्छा, सही। ताकि उसका हल हो। लेकिन ये है, एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, एक इसके साथ-साथ ये जो नूरजहाँ का मकबरा था, जहांगीर का मकबरा और इसी तरह शालामार बाग, ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से लेके वॉल्ड सिटी के हवाले कर दिया गया है। लेकिन इसी हवाले से लाहौर हाई कोर्ट जो है आर्कियोलॉजी के मुलाज़मीन वो जा चुके हैं। सो इसका करंट स्टेटस क्या है? ये आपके पास ही रहेगा और इसकी तज़ीनो आराइश, रेनोवेशन, उसके लिए क्या आप लोगों के देखिए, पास प्लान है? जुडिशल मैटर पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन वैसे ये हुकूमत का एक फ़ैसला है, और हुकूमत डिपार्टमेंट्स और उसके रोल्स को बदलती रहती है। ये रूल्स ऑफ बिज़नेस में है कि कभी आर्कियोलॉजी अब टूरिज़म के साथ जुड़ चुकी है, पहले टूरिज़म इसका हिस्सा ही नहीं थी। उससे कुछ चीज़ें लेकर वॉल्ड सिटी को दी गई हैं। तो सो दैट्स द चीफ एग्जेक्टिव्स और कैबिनेट का फ़ैसला होता है। तो उन्होंने कुछ समझकर हमारे लाहौर फोर्ट के, हजूरी बाग के इन कामों को देखकर, दिल्ली गेट वगैरह, तो ये जगह हमें मुंतकिल की हैं। और अब मैं कह सकता हूँ कि पिछले ये 3 महीने से हम जो काम कर रहे हैं शालीमार पे और जहांगीर के मकबरे पे, एक ख़ासा चेंज आया है। वो है इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। वरना कई बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते थे, अंदर नशे ही बैठे हुए थे। हुँ। तो ये चीज़ें अब आपको वहाँ नज़र नहीं आएंगी। हमने प्रॉपर सिक्योरिटी के लोग, प्राइवेट सिक्योरिटी के हायर किए हैं उनको और ग्रास कटिंग, मेंटेनेंस ऑफ चीज़ें गार्डन्स। बेहतर हुई। एक आखिरी जी सवाल, वक़्त की किल्लत है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये हुकूमतों का बार-बार बदलना, जैसे 2018 में पीटीआई थी, फिर उसके बाद हमने देखा मतलब इंस्टेबिलिटी थ्रू आउट बहुत ज़्यादा रही है। फिर उसके बाद अभी हम देखें तो केयर टेकर सेटअप है, फिर इंतखाबात होंगे। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वॉल्ड सिटी के प्रोजेक्ट्स पर कोई असरअंदाज़ होती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? हमारे पे शुक्र है नहीं हुई। हुँ। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि मैं 11 साल से वॉल्ड सिटी में, इसमें हुकूमतें आती रही जाती रहीं, लेकिन दे एक्सेप्टेड मी एंड द वॉल्ड सिटी। हुँ। इस 11 साल में अगर मैं बताऊं कि मेरी जो डिपार्टमेंट है वो है लोकल गवर्नमेंट, सही। टेक्निकली दे आर माय बॉस। हुँ। उसमें कितने सेक्रेटरीज बदले हैं? 23। हुँ। आई स्टे एज वन पर्सन, वहाँ 23 बदले गए। लेकिन इसी से फ़ायदा हुआ है कि हमारी जो पार्टनरशिप है विद द आगा खान ट्रस्ट, हमारे जो काम हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, सो कंटिन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा इसमें करे फिर आपका अपनी कुर्सी पर रहना ये बहुत ये मैटर मैं किया वही ना इसमें? क्योंकि अगर आप बदलते रहेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, तो उससे कभी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी
और एक प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं आ सकती। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच कामरान लाशारी साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूज़ अभी एक ब्रेक, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप सबका ये हफ्ता कैसा रहेगा ये बताने के लिए टैरो कार्ड रीडर दाऊद जी इस वक्त हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। थैंक यू सो मच दाऊद जी फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं इरीस से। इरीस का हफ्ता कैसा रहने वाला है? जी सलामकुम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया। तो देखते हैं सबसे पहले कि एरीज वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। एरीज गुड अमल वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो कार्ड की एनर्जी के मुताबिक एरीज वाले इस वीक में पार्टनरशिप कर सकते हैं। काम काफी ज्यादा है लेकिन कामों में डिले होगा। इनको एहतियात बरतनी चाहिए अपने मामला को लेकर। कुछ चीजें डिले होने की वजह से मामला खराब हो सकते हैं। पैसा आएगा लेकिन पैसे को जाया मत करें और कोशिश करें पॉजिटिव तरीके से अपने मामला को लेकर चलें। बिल्कुल ठीक हो गया। व्हाट अबाउट टॉरस? टॉरस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो टॉरस वालों का टैरो कार्ड से देखते हैं आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो टॉरस वाले इस वीक में बड़ी जबरदस्त तब्दीलियों में है। कामों में मदद होगी। कुछ नेगेटिविटी है जिसकी वजह से काम खराब हो सकते हैं लेकिन ओवरऑल टॉरस वालों का हफ्ता पॉजिटिव रहेगा। कोई नया जेमिनाई। काम आ सकता है, उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। जेमिनाई जेमिनी वालों जेमिनाई। का देखते हैं जमनाई वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो जमनाई वालों का आने वाले हफ्ते की रीडिंग क्या है। तो जमनाई वाले पार्टनरशिप कर सकते हैं। काम काफी ज्यादा है। कामों में जो है बेहतरियां नजर आती हैं और कुछ नए काम होने के चांसेस हैं। रिलेशनशिप में बड़ी बेहतरी है। आउट ऑफ कंट्री का प्लान हो सकता है। फैमिली से रिलेटेड बहुत पॉजिटिविटी नजर आती है। बिल्कुल ठीक है। और कैंसर के हवाले से भी बता दें। जी कैंसर वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो कैंसर वालों के आने वाले हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो कैंसर वाले इस वीक में बहुत जबरदस्त किस्म की पॉजिटिव एनर्जी में नए काम और हालात में बेहतरी और कुछ चेंजिंग आ रही है इनके स्टार्स के हवाले से और ये स्टार्स बड़े पॉजिटिव हो जाएंगे। इनको चाहिए कि प्लानिंग करके अपने मामला को मजीद बेहतर कर लें। बिल्कुल ठीक है। एंड व्हाट अबाउट लियो? लियो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखते हैं लियो बोर्ड असद वालों का आने वाला हफ्ता। लियो वाले जज्बाती नजर आते हैं इस वीक में। आप लोगों के रिलेशन में बड़ी बेहतरी आ रही है। मोहब्बत के मामला बड़े जबरदस्त रहेंगे। पानी का सदका करें और आप विर्गो के के हवाले हालात से जो है दाऊद जी टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी बता दें। आखिरी 3 मिनट हैं, विर्गो के विर्गो हवाले से बताएं। हाँ जी, विर्गो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो विर्गो वालों के हफ्ते की अगर बात करें तो विर्गो वाले तब्दीलियां हैं। काम काफी चेंज कामों में चेंजिंग है लेकिन दिली मामलात में कुछ ना कुछ मामलात और रुकावटें आ रही हैं। बड़ी तब्दीलियां हैं। बिल्कुल ठीक है। एंड लिब्रा? लिब्रा वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो लिब्रा वालों के कार्ड की मैं बात करूं तो पॉजिटिव एनर्जी है। कामों में मदद है। जज्बाती ना हो। लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा या डिप्रेशन ना करें। पॉजिटिव हो और सदका करें ब्लैक कलर की किसी भी चीज का। स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखते हैं जी स्कॉर्पियो वालों का आने वाले हफ्ते की रीडिंग कैसी है। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए थोड़ा पॉजिटिव पैगाम नजर आ रहा है। एनर्जी बड़ी पॉजिटिव है। रिलेशन में बेहतरी है। हालात में बेहतरी है लेकिन किसी पे भरोसा करने की बजाय एग्रीमेंट साइन करें। अच्छा ठीक है। और सेजिटेरियस? सेजिटेरियस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो सेजिटेरियस वालों के काम काफी है लेकिन प्लानिंग नहीं है। सेहत का इशू आ सकता है। हालात में खराबी हो सकती है। पैसे जो आए उनको अच्छी जगह पे लगाएं। पॉजिटिव होकर सोचें। ये ना हो कि डबल माइंडेड होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाए। बिल्कुल ठीक है। और कैप्रिकॉर्न के हवाले से भी बता दें। कैप्रिकॉर्न वालों का बुधगति वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो कैप्रिकॉर्न वाले कुछ मामला से लेकर डिसार्ट है। अपने दिल की बात किसी को ना बताएं। अपनी बातें अपने तक रखें। बड़े मंसूबे करने की बजाय जो काम चाह रहे हैं उन्हीं को पाया तकमील की तरफ लेकर जाएं। एक्वेरियस? अक्वेरियस बोर्ड दिलों वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो अक्वेरियस वाले इस वीक में कार्ड ही अक्वेरियस का आया है पॉजिटिव और कामों में मदद है। काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी। कोई नए काम मिलने के चांसेस है। पूरा वीक एनर्जेटिक और कामों में मसरूफ नजर आते हैं। स्पाइसेस? स्पाइसिस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो स्पाइसिस वालों के कार्ड की नई शुरुआत है। स्पाइसिस वालों की इस वीक में नए कामों में मदद होगी। कार्ड जो है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकली सोचेंगे और दी सन भी मौजूद है।
जो करना चाहें करें, कामों में मदद होगी और बड़े अच्छे मामलात रहेंगे और हालात में बेहतरी और घरेलू माहौल में पुरसुकून नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच दाऊद जी हमारे साथ मौजूद थे और आप सबका ये हफ़्ता जो आज से जिसका आगाज़ हुआ है कैसा गुजरेगा ये बता रहे थे कि टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टैरो कार्ड्स की रोशनी में आप सबका हफ़्ता कैसा गुजरेगा। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स यहाँ पर हम फाइवर की बात करना चाहेंगे। फाइवर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप अपनी डिजिटल सर्विसेज जो हैं उनको बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। तो फाइवर पर आप सब लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं, बिकॉज़ बहुत से यंगस्टर्स आजकल पढ़ाई के साथ साथ फाइवर, अपवर्क या इस तरह के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से अर्निंग जो है वो कर रहे हैं। शर्त यह है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल्स होने चाहिए। सो आजकल कौन से स्किल्स इन डिमांड हैं और आप किस तरह से अर्न यहाँ से कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। फ्रीलांस कोच एंड फाइवर एक्सपर्ट उसामा सुहेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उसामा, थैंक यू सो मच। उसामा, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या फाइवर पर पैसे कमाना इजी है या मुश्किल है, बिकॉज जिसको नहीं पता उसको लगता है शायद बहुत मुश्किल काम है। एग्जैक्टली देखिए, मैं हमेशा अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको हमेशा बात करता हूँ कि अगर आपने एक स्किल अच्छी सीख ली है, अगर आपने उसको प्रॉपर टाइम दिया, 3 मंथ्स दिए हैं, उसको 6 मंथ्स के ऊपर लगाए हैं, फिर अगर आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं किस स्किल के अंदर, तो आपके लिए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना, जैसे फाइवर के ऊपर जाना, आपके लिए स्किल बेचना इजी हो जाता है। लेकिन आजकल जो न्यूबीज़ क्या गलती करते हैं कि वो 3 मंथ का स्किल सीख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाते हैं, तो वो फिर उनका क्या फिर एक्सक्यूज़ होता है कि उस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमें ऑर्डर नहीं आ रहा, क्योंकि उसने बाकायदा प्रॉपर रिसर्चिंग नहीं की होती। ठीक है, तो जब ऐसे अगर इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर वो अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाएंगे तो वो डिसअपॉइंट ही होंगे, तो उनको ऑर्डर आने के चांसेस भी कम होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आपके ख्याल में कि कोई भी आपने स्किल सीखा उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें Exactly. और फिर किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने से पहले आप अपनी रिसर्च कर लें, और फिर ये कि आपको ये भी पता हो कि आपने अपनी सर्विसेज को बेचना कैसे है, उनकी मार्केटिंग किस तरह से करनी है। अच्छा, जब फाइवर पर अपना अकाउंट बनाना है तो ये किस तरह से बनाना आना चाहिए, क्योंकि इसमें गिग्स वगैरह भी होते हैं और इस तरह से ये मैं चाहूँगी आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे लोगों को गाइड करें ताकि हम मेरे जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको समझ आए। देखिए, फाइवर एक ऐसा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, वहाँ पे सिंपल सा एक लॉगिन का तरीका, आपने सिंपल जीमेल के साथ अपना अटैच कर लेना फाइवर का, ठीक है, आपकी सिंपल सी एक फाइवर की अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। उसके बाद जो हमारी बारी आती है वो होती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की। आपने सबसे पहले प्रोफाइल बनानी है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, वहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होगा कि आपने अब तक क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, वहाँ पे लैंग्वेजेस का ऑप्शन होता है और वहाँ पे आपने जो टैग्स वगैरह वो डालने होता है। ठीक है, उसके बाद जो बारी आती है वो गिग्स की। ठीक है, लेकिन आपने पहले गिग्स नहीं बनानी, आपने पहले 2 से 3 हफ्ते लगाने, आपने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्चिंग करनी है। ठीक है, यानी आपने ऐसे कीवर्ड फाइंड करने हैं जिस पे कंपटीशन लो हो और उसकी डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम शुरू में इस तरह के हमने कीवर्ड्स फाइंड कर ली तो अगर उसके बाद हम गिग अगर बनाते हैं ना, तो हमारे जो रैंकिंग के चांसेस है वो 10% ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कि हम पहले प्रोफाइल बनाई, हमने साथ ही गिग्स वगैरह बना ली। ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉपर रिसर्चिंग नहीं की होती, तो अगर हम गिग्स बना लेते हैं तो वो फिर हमें रैंकिंग के चांसेस बहुत कम हुए थे, क्योंकि हमारी प्रोफाइल है जो गिग है वो कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज़ नहीं होती। ठीक है, अब गिग क्या है, जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, गिग क्या है। अब मैं एग्जांपल के देता हूँ कि गिग जैसे हमने प्रोफाइल बनाई है, वो हमें एक दुकान है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो बैनर्स वगैरह लगा है वो हमारी यह प्रोफाइल है। ठीक है, उसके अंदर जो जाएगा, जो पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट्स वगैरह शो किए होंगे, वो बेसिकली हमारे गिग है। ठीक है, अब हमने वहाँ पे अपना काम शो करना होता है, हमने बताना होता है कि मैं आपके लिए ये चीज़ प्रोवाइड करूँगा, इतनी बजटिंग के ऊपर आपको लेके दूंगा। ठीक है, और आपके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो होती है कि आप क्लाइंट के लिए कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, उसका जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आप लिखते हैं, आप वहाँ पे टैग्स डालते हैं। आपकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गिग इमेज। आपके 80% अगर चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी गिग इमेज अच्छी हो। ठीक है, क्योंकि बायर जो आता है वो डायरेक्ट जब गिग्स वगैरह देखता है ना सर्च बार के ऊपर ऑनलाइन साइट पे क्लिक करके, तो उसको सबसे पहले जो नज़र आती है वो गिग इमेज। ठीक है, अगर आपकी गिग इमेज ही नहीं अच्छी तो आपके जो रैंकिंग के चांसेस है, आपके जो क्लिक्स आने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा, मैंने ना बहुत से यंगस्टर्स ऐसे देखे हैं जिनको लग रहा होता है वो मतलब फाइवर पर जाते हैं, अपवर्क पर जाते हैं, अकाउंट बनाते हैं, लेकिन थोड़े अरसे के बाद वो इतना डिसअपॉइंट होते हैं, वो दूसरों को भी कर रहे होते हैं कि भाई हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, हमें तो वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो मैं इसीलिए चाह रही थी कि आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बताएं। फिर वहाँ पर मैंने ये देखा है कुछ इंडिविजुअल्स को कि इन द वेरी बिगिनिंग उनको शायद कोई फेक ऑर्डर्स भी लेने पड़ते हैं सिर्फ अपनी प्रोफाइल जो है उसको रैंक करवाने के लिए। सो ये क्या प्रोसेस है?
ये देखिए, लोगों को आजकल जो एक मिथ बनी हुई है ना कि फाइवर के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फाइवर के ऊपर बेसिकली कंपटीशन नहीं है। मैं आपको यहाँ पे फिगर बताता हूँ, फाइवर के ऊपर जो बायर्स है ना इस टाइम वो 4.8 मिलियन है, ठीक है। और जो सेलर्स की अगर हम बात करें वो सिर्फ 3,80,000 है, ठीक है। तो अगर आप इसको रेशो निकालें ना तो मतलब 10 या 13 जो बायर्स है ना उसके बाद एक सेलर्स मौजूद है अभी भी, ठीक है। तो उसको टारगेट कर सकते हैं लीजिए। तो हम गलती क्या करते हैं कि हमने जो गिग्स वगैरह पहले अपनी स्किल वगैरह सीख लिया, उसके ऊपर डायरेक्टली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि हमारा भी स्किल के अंदर इतना फोकस ही नहीं होता, ठीक है। अगर हम स्किल के अंदर फोकस करें, उसके अंदर एज अपने आप को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट पेश करें ना, उसको हम प्रॉपर, जैसे मैंने 6 मंथ उसके ऊपर लगाए हैं, मुझे अच्छी स्किल आ गई है, और उसके बाद आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना ही नहीं है। आपने सबसे पहले कोई इंटर्नशिप करनी है, वहाँ से आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखने मिलेगा, आपको मैनेजमेंट स्किल सीखने को मिलेगा, यानी आपकी एक प्रॉपर ग्रूमिंग होगी। उसके बाद अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे ना तो आपके जो ग्रो करने के चांस है वो बढ़ जाते हैं, और आपको फेक रिव्यू की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। अब फेक रिव्यू लगाते क्यों लोग, ये बात समझने की जरूरत है। फेक रिव्यू लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो शॉर्टकट, वो चाहते हैं कि एक दिन हमने प्रोफाइल बनाई है, अगले दिन हमें ऑर्डर आ जाए, तो वो इस चीज़ को, माइंडसेट को देखते हुए उनको फिर फेक रिव्यूज़ की तरफ जाते हैं वो, ठीक है। जो कि अब तो फाइवर का एल्गोरिथम इतना तेज़ हो गया, एआई इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि अगर आप फेक रिव्यूज़ लगवाते भी हैं तो आपको वो ऑलरेडी इतनी जल्दी डिटेक्ट कर लेता है और आपकी जो आईडी है वो परमानेंट बैन कर देता है। परमानेंट बैन हो जाती है। अच्छा, कौन कौन से स्किल्स राइट नाउ इन डिमांड हैं बहुत ज़्यादा? आजकल जो सबसे टॉप पे स्किल है ना वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग में क्यों बात करता हूँ, क्योंकि हर एक एजेंसी है उसको डिजिटल मार्केटिंग का बंदा चाहिए, उसको अपनी मार्केटिंग करवानी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जा रहा है, वो अपनी ट्विटर की मार्केटिंग करवा रहा है, वो अपनी प्रोफाइल उधर इंस्टाग्राम पे कर रहा है, वो गूगल एड्स चलवा रहा है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्किल राइट ना। उसके बाद आप उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड करें, जो कि आजकल ट्रेंडिंग के अंदर है, ठीक है। उसको भी साथ साथ इसको लेके चले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको भी थोड़ा सा बताओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक एआई टूल है जो हमारी, जैसे हमने कोई काम है काफ़ी जिसको हम 1 घंटे में कर रहे हैं, वो हमारे लिए बेसिकली काम एक आसान बना देता है, ठीक है। उसको पीछे से सारी नॉलेज मिली होती है गूगल के थ्रू 2020 तक या 2022 तक। तो वो अगर हम लिखते हैं ना कि व्हाट इज़ फाइवर, वो बेसिकली सारा एक्सप्लेन हमें कर देता है। और हमारा अगर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक चैट जीपीटी है, वो उससे अगर हम लिखते हैं ना व्हाट इज़ फाइवर, हमें सारे नीचे पूरी डिटेल से लिख देता है। हमें अपनी मार्केटिंग से खुद कंटेंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। लेकिन हमें उसको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी प्रॉपर लिखना आना चाहिए, हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आना चाहिए कि हमने प्रॉम्प्ट किस तरह यूज़ करने हैं। अगर वो किसी बंदे को यूज़ करना आ गया ना, वो अपना कोई घंटे का काम है ना वो उसको 10 मिनट के अंदर कर सकता है इसीलिए। तो आपने कहा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत इन है, इसके साथ साथ एआई टूल्स को यूज़ करना ये बहुत ज़्यादा इन है, और इसके साथ साथ कौन कौन से स्किल्स हैं जो लोगों को लर्न करने चाहिए? इसके साथ आप ग्राफिक डिज़ाइन सीख सकते हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइन की मैं क्यों बात करता हूँ, क्योंकि कोई भी ब्रांड है वो डिज़ाइन के बगैर चल ही नहीं सकता, वो फेल है। उसको और ग्राफिक डिज़ाइन का बंदा चाहिए होता है। अगर आप एजेंसी की बात करें, उसको ब्राउशर बनाना है, अपने लिए पम्फलेट बनाना है, अपने क्रिएटिव एड्स बनाने हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है। एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि एआई भी नहीं रिप्लेस कर सकता अंटिल आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो। अब अगर आप सिंपल सिर्फ कैनवा यूज़ कर लेते हैं तो आपकी तो हर एक बंदा है इधर से चीज़ें उठा के उधर लगा रहा है, वो कैनवा तो आप हर कोई बंदा यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर आप अंटिल उसके अंदर एक्सपर्ट नहीं है तो आप उसको आगे लेके नहीं जा सकते, कोई भी ऐसी फील्ड है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, स्टार्ट में आप जब अपना फाइवर पर अकाउंट बना रहे होते हैं तो इसमें फिर आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पहले मेक श्योर कर लेनी चाहिए, किन चीज़ों पर ज़्यादा काम करना चाहिए? क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो प्रोफेशनली फाइवर के अकाउंट्स बनाते हैं और उनको चला कर देते हैं अगले को, तो ऐसा है। तो ये मतलब इस तरह के लोग कहाँ से ढूंढे जाएंगे? ये वाले स्किल्स आप खुद अगर लर्न करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? मैंने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो लिंक्डइन पर आपका प्रोफाइल जो है वो बड़े अच्छे से बना कर देते हैं आपको, लोगों के ऑर्डर्स वगैरह आए इस तरह, लेकिन वो उसके लिए आपसे चार्ज भी कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये जो सर्विस है ना कि बेसिकली होती है फाइवर ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस, लोग प्रोवाइड करते हैं, मैं खुद भी प्रोवाइड करता हूँ फाइवर ऑप्टिमाइजेशन की या गिग ऑप्टिमाइजेशन की। अब प्रोफाइल में सबसे जो मेन चीज़ होती है ना वो होती है आपकी प्रोफाइल, यानी आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है हेडशॉट, वो आपने हेडशॉट वाली पिक्चर लगानी है, ठीक है। एक सॉलिड सा बैकग्राउंड हो जाना। अब मेरे पास इतने केसेस आते हैं, लोगों ने पता नहीं अजीबोगरीब पिक्चर लगाई होती है, किसी और की पिक्चर लगाई होती है। मैं कहता हूँ आप जब प्रोफाइल बनाते हो ना, आपने सबसे पहले अपनी पिक्चर लगानी है, ठीक है, और उसके बाद अपने डिटेल्स बताना कि आप ये चीज़ प्रोवाइड करते हो क्लाइंट को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डिजिटल मार्केटर हो, आप नीचे हेडलाइन में लिखो कि आई एम ए डिजिटल मार्केटर, मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप बड़ी मैटर करती है। उसके बाद जो आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपने वहाँ पे डालनी है, उसका बाकायदा फाइवर के ऊपर टेस्ट होता है, ठीक है। वो आपने पास करना है ताकि जो भी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल के ऊपर आए ना, उसको आप एक अथेंटिसिटी जाहिर हो कि बंदा जेन्युइन है, इसको इंग्लिश बोल नहीं आती है, इसकी कम्युनिकेशन अच्छी है।
तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपके जो टैग्स वगैरह आपने अच्छे यूज़ करने हैं। तो ये सारा एक सिंपल सा प्रोसीजर है इसका। बिल्कुल ठीक हो गया। सो आपने उसके बारे में भी बता दिया कि कौन-कौन सा स्किल्स आप लर्न कर सकते हैं और उसके बाद आप फाइवर से पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली जब आपको कोई ऑर्डर आता है सो वो मिनिमम एंड मैक्सिमम वो कितने डॉलर्स में हो सकता है और उसमें फाइवर कितना अपना चार्ज रखता है फ्रॉम द सेलर साइड एंड फ्रॉम द बायर साइड, दोनों तरफ से? ये डिपेंड करता है, निश टू निश वेरी करता है कि आपकी स्किल कौन सी है। फॉर एग्जांपल एक बंदे की स्किल है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो आपकी उसमें बना रहे हो, आप लेबल एंड डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो आपको शुरू में चांसेस होते हैं एज ए न्यू सेलर कि आपको शुरू में $25 का भी ऑर्डर आ सकता है, जो कि 35 का भी आ सकता है, आपको $5 का भी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद जब आप उसको करते हो ना, जब आप कस्टमर ऑफर क्लाइंट को भेजते हो, क्लाइंट बेसिकली फॉर एग्जांपल $5 का ऑर्डर है, तो क्लाइंट की तरफ जो कटेंगे ना वो $7 को पे करने पड़ेंगे, यानी 20% बायर की तरफ से जा रहा है। और जब ऑर्डर डिलीवर आप कर देंगे ना, तो फाइवर 20% आपकी तरफ से काट लेगा। फॉर एग्जांपल आपने $5 का ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, अब $5 आपको अकाउंट में नहीं आएंगे, आपको आएंगे $4, यानी वो $20 जो है वो उधर 20% वहाँ से रख रहा है बायर से और 20% वो सेलर से रख रहा है फाइवर। अच्छा, यानी कि वो 20% होता है, अपवर्क From पर both आई sides. गेस 10% होता है, Exactly. 10% होता है 10%. फाइवर जो है वो। अच्छा, ये भी होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम या इन्फ्लेशन या इस तरह की चीज़ों से इनकी भी परसेंटेजेस बढ़ती जाएं या पहले कम हो फिर बढ़ती जाएं, या ये फिक्स्ड है? नहीं, फाइवर की फ़िक्स्ड है, इसको मैं 3 साल से यूज़ करूँ तो फाइवर की जो 20% फ़ीस है ना वो फ़िक्स्ड है। अच्छा ठीक है, आप जितने मर्जी का ऑर्डर लें, आप $5 का ले रहे हैं उसमें से भी 20% जो है वो फाइवर को जा रहा है। एग्जैक्टली, और आप अगर बेशक $5 का लें, आप $200 का लें, अगर $200 का लेते हैं आप $180 आपके अकाउंट में आएंगे, तो फिक्स्ड है ये अमाउंट। अच्छा, एक और ये चीज़ कि आपको कोई भी स्किल आ गया, आप उसमें बड़े एफिशिएंट हो गए, उसके बाद आपने ख़ुद को मार्केट किस तरह से करना है और किन किन प्लेटफॉर्म से करना है? चले फाइवर तो एक और चीज़ है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो वंस अपने क्लाइंट से फाइवर से ऑर्डर ले लेते हैं, लेकिन वो समहाउ उनके साथ किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से भी लिंक हो जाते हैं ताकि वो अब डायरेक्ट डील करें, ना उसको 20% देना पड़े बायर को, ना सेलर को 20% देना पड़े। सो ये क्या टेक्निक्स हैं इस हवाले से? एग्जैक्टली, एक तो ये चीज़ मैं खुद भी पर्सनली भी करता हूँ कि जब आप शुरू के अंदर फाइवर के क्लाइंट से जब बात करते हैं ना, तो उनसे हमेशा आपने एक तो आपने उनका इंस्टाग्राम ले लेना है, एक तो उनसे आपने फेसबुक ले लेना है, ठीक है। जब आप इन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर कनेक्ट होते हैं ना, तो वो आपको फिर आप उसको फॉलो बैक्स भी कर सकते हैं, फॉलो अप भी कर सकते हैं। इन फ्यूचर के अंदर अगर आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए हो तो आप आउटसाइड फाइवर भी उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है मार्केटिंग की बात कि आपने मार्केटिंग अपनी स्किल की किस तरह करनी है। वो आजकल जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। पर्सनल ब्रांडिंग आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ खोलती है जिसका आपको आइडिया ही नहीं है, ठीक है। यानी आप टेबल के ऊपर आपको इतने ज़्यादा आपके पैसे पड़े हैं, वो आप उसको छोड़कर आप पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहे, ठीक है। अब वो आपने करनी किस तरह कि आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएँ, आप फेसबुक के ऊपर जा सकते हैं, आप ट्विटर के ऊपर जा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पे अपनी स्किल के बारे में आपने बोलना शुरू करना है। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ही है कि आपने लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है अपनी स्किल के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बंदा हूँ और मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी क्लाइंट के लिए लोगो डिज़ाइन बनाया है, मैं उसकी सोशल मीडिया वहाँ पे पोस्ट करूँगा, ठीक है। और वहाँ पे मैं बताऊँगा कि मैंने यूएस के क्लाइंट के लिए बनाया है, अगर आपको कोई सर्विस चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग में ये चीज़ है कि आपको शुरू में ऑर्डर नहीं आएंगे, आपको कंटिन्यूसली इससे 3 to 6 मंथ इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर लोग आपको देखेंगे, अगर आप कंटिन्यूसली शो अप करेंगे ना, तो लोग भी कहेंगे यार ये बंदा है, इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है। तो अगर उसके बैक ऑफ द माइंड में चलता रहेगा कि अगर मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोई सर्विस चाहिए, मैं इसको हायर करूँगा। तो एक लॉन्ग प्रोसीजर है, अगर आपके अंदर पेशेंट है तो आप पर्सनल ब्रांडिंग करते अच्छा, हैं और तो बहुत दूसरा दूर ये तक कि जा इसमें सकते भी हैं। ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स आप पहले लर्न कर लें कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप कैसे एक्सेल कर सकते Exactly. हैं, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली चाहें कि हमें ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाए। उससे पहले आप ट्रिक्स जो हैं वो इसके लर्न कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। और जो फाइवर जिन लोगों को रिवॉर्ड देता है या रिवॉर्ड से ज़्यादा जिन लोगों को अच्छा पे ऑफ करता है, वो सब लोग अपना टाइम इस पर इन्वेस्ट करते हैं और टाइम के साथ साथ अपने जो ट्रिक्स हैं इस हवाले से जितने भी, वो यूट्यूब या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो लर्न करते हैं। थैंक यू सो मच उसामा फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।